हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकॉनमी वीकली के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहे हैं। तो बेसिकली ना, आज की डिस्कशन के जो मुख्य मुद्दे रहेंगे उनमें पहला होगा कि एक ना पार्लियामेंट के अंदर एक बात करी गई है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोई चीज़ हैम्पर करेगी तो वो एक टेररिज्म का एक्ट है। हालांकि ये जो मुद्दा है थोड़ा आपका पॉलिटी के साथ लिंक्ड है, बट इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। तो अच्छे से इसको समझ लेंगे, चाहे पॉलिटी में समझ लो चाहे इकोनॉमी में समझ लो, है तो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट ही। उसी तरह से थोड़ा सा हम जानेंगे टेपर टेंट्रम के बारे में कि आखिर ये चीज़ क्या होती है, और साथ ही साथ कि क्यों स्टॉक मार्केट आजकल बहुत ही हाई पे चल रहा है ये भी समझेंगे। एंड तीसरा हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के बारे में। तो ये कुछ मुद्दे रहेंगे, प्लस साथ ही साथ हमारे जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो होते ही हैं उनको भी हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सर कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 जनवरी से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेली आपकी 3 घंटे की जीएस की क्लासेस होंगी। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इन क्लासेस की मदद से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, उसके मटेरियल मिलेंगे, ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा आपको सीसेट क्लासेस का। एंड साथ साथ आपको प्रॉपर 16 सेक्शनल टेस्ट और 16 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जीएस के एंड सीसेट के। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपनी फिल्म्स की प्रिपरेशन को बहुत जल्दी अच्छे से चीज़ें को कवर करने के लिए। ये पर्टिकुलर कोर्स पटेल नगर न्यू दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों माध्यम से आप इसको अवेल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं पहला मुद्दा आपको कह रहा था ना कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला मुद्दा, आखिर इसको समझते हैं कि आखिर ये बात क्या है। थोड़ा इसका पॉलिटिकल लिंकेज है, पर ठीक है समझते हैं। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, आप अगर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि ना लगभग 2 से 3 महीने पहले, बेसिकली जब हमारा मानसून सेशन होता है पार्लियामेंट का, उस मानसून सेशन के अंदर हमारी सरकार के द्वारा कुछ बिल्स लाए गए। सर कैसे बिल्स? जैसे आप जानते होंगे, हमारा जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इस तरह जो बिल्स होते हैं ना, इनको रिप्लेस किया गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल किया गया था, आप जानते होंगे इसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी और साथ ही साथ आपका जो तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस करने के लिए हमने कुछ बिल्स लेकर आए थे। पर क्योंकि मॉनसून सेशन खत्म हो गया था तो बिल्स तो उस टाइम पास नहीं हो पाए। तो सरकार ने पता क्या किया, अब इन बिल्स को विदड्रॉ कर लिया, यानी कि हटा लिया, और इसकी जगह नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया कि नए बिल्स इंट्रोड्यूस कर दिए और पुराने हटा दिए? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन बिल्स के अंदर ना काफी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, काफी सारी लैंग्वेज मिस्टेक्स थी, और साथ ही साथ कुछ बहुत सारे चेंजेस करने थे। तो रेदर देन कि इन बिल्स के अंदर हम अमेंड करें, हमने क्या किया, उन बिल्स को हटा के हम नए बिल्स इस बार ले आए हैं। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पर बिल्स के अंदर ना काफी सारी कुछ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे इसके अंदर लिखी गई हैं। सर वो बातें क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास ना टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो किसी भी जनरल लॉ के अंदर नहीं देखने को मिलती। क्या मतलब इस चीज का? अभी तक क्या होता था ना, टेररिज्म हमने यूआपा, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत तो हमारे पास टेररिज्म के रिगार्डिंग सारी चीजें हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कोई भी जनरल लॉ जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पर कहीं पर भी हमारे यहाँ पे टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया गया था। तो पहली बार ये हुआ है कि हमने टेररिज्म को हमारे जनरल लॉस के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया है। और उसी टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर ना हमने ये भी इंक्लूड कर दिया कि अगर मान लो कोई पर्सन है, वो देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, या फिर कोई लेट से इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे इंडिया के डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज करता है, या किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करता है उसकी, अगर कोई बंदा ये सब भी करता है ना, तो वो भी टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर आएगा। ओके, तो बेसिकली ना टेररिज्म की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है। चलो ये बात तो ठीक है, और क्या किया सर? अरे इसके अलावा आप कई बार देखते हो, क्या देखते हैं, नकली नोट, ठीक है ना, काउंटर फीट करेंसी आप देखते हो, बिल्कुल। अब ये जो नकली नोट चलते हैं, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है सर, इससे हमारी देश की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप इसके अलावा स्मगलिंग देखते हो बहुत सारी चीजों की,
ठीक है, चीज़ें स्मगल करी जा रही हैं, उनकी प्रोडक्शन हो रही है, क्वाइंस वगैरह की या पेपर करेंसी की, किसी भी चीज़ की इस तरह से स्मगलिंग, काउंटरफिट करेंसी होती है ना, ये सारी चीज़ें भी आपकी टेररिज्म के अंदर ही आ जाएंगी। पहले ये सब टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर नहीं था, अब हमने टेररिज्म की डेफिनेशन को एक तरह से एक्सपैंड कर दिया, तो ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो कल को बेसिकली पॉइंट ये है ना, अगर मान लो कोई पर्सन नकली नोट का सर्कुलेशन करता हुआ पकड़ा गया, तो भैया उसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगा जाएगा कि ये बंदा टेररिस्ट है। और जब उसके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लग गया, फिर क्या होगा, फिर उसको पनिशमेंट क्या मिल सकती है, उसको डेथ पेनल्टी की भी पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि टेररिज्म के अंदर डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट को हमने रिटेन किया हुआ है। क्या ये बात समझ पाए? तो यानी कि ना इकोनॉमिक सेंस में भी पहले तो सिर्फ चलो होता था कि देश की सिक्योरिटी अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, कि कि देश में कुछ अटैक कर दिया, तब हम उसको बोलते थे ये है टेररिस्ट। पर अब हमने इकोनॉमिक एंगल को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करी है कि भैया उस चीज को भी हम टेररिज्म की कैटेगरी में ही डालेंगे, एंड उसके लिए डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये तो इकोनॉमिक सेंस में थी, बट अदरवाइज भी ना इन जो बिल्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनके अंदर कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो किसी महिला के साथ लेट से रेप हो जाता है, या कुछ इस तरह की, बहुत बच्चियों के साथ आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे इस तरह के हरासमेंट वगैरह चीजें करी जाती हैं, तो उन चीजों के ऊपर ना जो उनका नाम होता है, आप उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने निर्भया का केस जानते होंगे आप सब, तो निर्भया भी क्या था, उनका एक्चुअल नाम थोड़ी था। तो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या रहेगी कि यार जो पर्सन है ना, उसका नाम बिना किसी की परमिशन के अगर आप उसको पब्लिश कर रहे हो, तो वहां पर आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई यहाँ पे करी जाएगी। बेसिकली इस चीज को भी पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, ताकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या फिर जो रेप विक्टिम्स हैं, उनके नाम इस तरह से पब्लिश ना हो। और भी चीजें करी गई हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, वुमेन के अगेंस्ट ना बहुत सारे क्राइम्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, देखो कुछ क्राइम्स तो इनमें से होते हैं फिजिकल, ठीक है, जैसे मान लो सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है ना। पर कुछ हरासमेंट एक मेंटल लेवल पे भी तो होती है, कई बार महिलाओं के दिमाग का उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई मेंटल हरासमेंट करता है या फिर वुमेन की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो उसको भी हमने क्रुएलिटी की एक्ट के मतलब क्रुएलिटी के अंतर्गत डाला गया है। तो बेसिकली ना हम जो ये सारी चीजें होती हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत काम किया, तो वहां पर सिर्फ फिजिकल काम की बात नहीं होगी, वहां पर महिला के मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। कई बार होता है ना कि इस तरह से महिला को ट्रीट किया जाता है कि कल को वो सुसाइड कर लेती है, या फिर कुछ इस तरह से मतलब चीजें हो जाती हैं, तो ये सारी चीजों को भी इनके अंदर यहाँ पे रिटेन किया गया है। एक मुद्दा और भी है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपकी मॉब लिंचिंग। ठीक है, कई बार हमने नोटिस किया है कि एक भीड़ आती है और कहीं ना कहीं वहां पे लोग उनको मार देते हैं, एक किसी पर्सन को। कई बार अक्सर देखा गया है कि र्यूमर्स के चलते ही उनको मार दिया जाता है, कि कोई अफवाह फैली थी, अफवाह में भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ ने इकट्ठी होके सबको मार दिया या एक पर्सन को मार दिया। तो यहाँ पर ना मॉब लिंचिंग के लिए भी हमने क्या कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको जिंदगी भर की सजा होगी, या फिर एट द सेम टाइम आपको उसके लिए डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये कुछ बड़े बड़े चेंजेस थे। मेजर चेंज वही था जो मैंने आपको टेररिज्म का बताया, कि कैसे इकोनॉमिक सेंस के अंदर भी हमने उसको भी टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। तो ये कुछ मेजर बदलाव थे जो आपको पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू जो नए बिल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट को, इंडियन पिनल कोड को, और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी को यहाँ पे जो रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। देखो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे मेरे साथ अक्सर कनेक्ट होना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल आपके लिए डाल रखा है। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह भी इनफैक्ट डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक ना एक्चुअली हमारी थोड़ी जो शेयर मार्केट है उसके साथ लिंक्ड है। सर वो कैसे? देखो अगर आपने पिछले एक हफ्ता देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि यार हमारी शेयर मार्केट ना काफी तेजी से ऊपर गई है। सर ऐसा क्या हो गया, इसका क्या पीछे का क्या कारण है कि हमारा सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, जब आप इसको देखोगे तो इतनी तेजी से ऊपर बढ़ा है। देखो पिछले हफ्ते मैंने आपको क्वेश्चन भी एक करवाया था कि फेड के एक्शंस का क्या इंपैक्ट आता है इंडिया की मार्केट के ऊपर, तो बिल्कुल आता है। यहाँ पर पता क्या हुआ है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जैसे चेयरमैन हैं अभी जो आपको जो गवर्नर, बेसिकली बात कर रहा हूँ, गवर्नर जो है आरबीआई गवर्नर हमारे शक्तिकांता दास जी। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना यूएसए का सेंट्रल बैंक, वो क्या है, उसका नाम है यूएस फेडरल रिजर्व। ठीक है, वहां पर उनके जो चेयरमैन है ना, उनके द्वारा रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए
उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला कि आने वाले समय के अंदर ना हम जो रेट होती है वो हाइक नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बात करते हो रेपो रेट की, रेपो रेट के अंतर्गत क्या होता है कि बेसिकली वो रेट जिसके ऊपर आपका आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, है ना। अगर मान लो ये रेट बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे बैंकों के पास पैसा मुश्किल से पहुंचेगा, बैंकों के पास में पैसा मुश्किल से पहुंचेगा तो इन दी एंड मेरे और आपके जैसे लोगों के पास पैसा मुश्किल से पहुंचेगा क्योंकि बहुत हाई रेट के ऊपर पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इससे ग्रोथ इंपैक्ट होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मान लो ये रेट कम हो और बैंकों के पास पैसा आसानी से पहुंचे तो लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा होगा एंड अकॉर्डिंगली उसको खर्च कर पाएंगे अच्छे से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ना अभी जो यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उन्होंने ऐसा हिंट किया है कि आने वाले समय के अंदर ना हम जो रेट है ना उसको बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि ऑन द अदर हैंड इस रेट को नीचे किया जाएगा। अब खुद बताओ, अगर इस रेट को नीचे किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है कि ग्रोथ आने वाले समय के अंदर ना प्रमोट हो पाएगी। एक्चुअली पता होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा क्यों रैली करी है। इसके पीछे का कारण ये है कि लेट्स से वहां पर यूएस के अंदर रेट कम हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। यूएस के अंदर रेट कम हो गया तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होंगे ना वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे यूएसए के अंदर या इंडिया के अंदर। आप बोलोगे सर इंडिया के अंदर तो ज्यादा उनको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। अगर यूएसए के अंदर रेट ज्यादा होती ना और यूएसए एक सेफ कंट्री है तो लोग सारे बोलते हैं कि नहीं हम यहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पर अभी क्या हो पाएगा, अभी वो कम रेट के ऊपर यूएसए से पैसा लेकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि अच्छा खासा उनको रिटर्न मिल पाए। तो इस तरह से जब भी रेट नीचे जाती है ना उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर स्पेशली जैसे कि इंडिया है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो रैली हुई है ना उसके पीछे का मेजर कारण क्या है। यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा में जो स्पीच दी गई उन्होंने ऐसे हिंट किया है कि आने वाले समय के अंदर उनका फोकस ग्रोथ की तरफ ज्यादा रहने वाला है, इन्फ्लेशन कुछ हद तक अब कंट्रोल में आ चुकी है। इसी स्पीच के अंतर्गत ना उन्होंने एक बार जिक्र किया किसका, टेपर टेंट्रम का। सर ये क्या बात हुई टेपर टेंट्रम? देखो एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक आया था, बिल्कुल ठीक बात है। तो कोविड-19 पैंडेमिक में क्या हुआ, ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई थी, सही बात है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस की, आप जानते होंगे 2008 में भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस समय भी क्या था, रिसेशन आ गया एक तरह से, बिल्कुल ठीक बात है। अब रिसेशन को अगर खत्म करना है तो क्या करना चाहिए सर, लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए, बेसिकली लिक्विडिटी को हमें इंक्रीज करना चाहिए। और जब लिक्विडिटी इंक्रीज करते हैं इसको बोलते हैं हम क्या, क्वांटिटेटिव ईजिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर ना रेट्स कम करे गए, एट द सेम टाइम बहुत सारे बॉन्ड वगैरह को परचेज किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रही, ठीक है। तो काफी लंबे टाइम तक ना बेसिकली कोशिश करी गई कि लोग जो है ना पैसा ले, ठीक है, पैसा उनके हाथों तक पहुंचे, वो ज्यादा खर्च करें, खर्च करेंगे बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिसेशन से बाहर आया जा सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। पर ऐसा थोड़ी होता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हमेशा जिंदगी भर चलती रहे। कभी ना कभी तो आपको रेट जो आप कम कर रहे हो या फिर आप जो कहीं ना कहीं लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हो सर्कुलेशन, इकोनॉमी के सर्कुलेशन के अंदर, उसको कभी ना कभी तो रुकेगा, बिल्कुल। और एक्चुअल में जब ये चीज हमें देखने को मिलती है कि अब क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म हो रही है, अब वापस से नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो, तब उसकी वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट आया ना उसी को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। क्या हुआ, पहले क्या कर रही थी, पहला जो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रही थी लोगों के हाथ में पैसा देने का, ठीक है। पर जब उसने बोला कि नहीं यार अब हम नहीं इसको करेंगे, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉन्ड्स जो परचेज कर रही थी वो बॉन्ड्स परचेज करने बंद कर दिए। बॉन्ड्स परचेज करने बंद क्यों कर दिए, देखो जब बॉन्ड्स परचेज करते हैं ना तो लोगों के हाथ में पैसा जाता है, क्योंकि जब लोग हैं यहाँ पे, ये लोगों से बॉन्ड परचेज करेगी तो बदले में लोगों को पैसा देगी तो लोगों के हाथों में पैसा आता है। पर अगर मान लो ये बॉन्ड परचेज करने इसने बंद कर दिए या फिर स्लो कर दिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो बॉन्ड्स है ना उनकी डिमांड नहीं रहेगी। अब बॉन्ड की डिमांड नहीं रहेगी तो क्या होगा सर, बॉन्ड के प्राइस नीचे आ जाएंगे। हमें पता है जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइस नीचे आ जाते हैं, और जैसे किसी चीज़ के प्राइस नीचे आ जाते हैं तो उसकी जो बॉन्ड यील्ड होती है सर, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाती है। एक मैसिव स्पाइक देखने को मिला। तो इस वजह से ना एक पैनिक सा मच गया पूरी दुनिया के अंदर। किस चीज़ का पैनिक मच गया, पैनिक ये बच गया कि यार बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। तो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इसके रिगार्डिंग पैनिक मच गया कि यार अब तो हालत बहुत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। इसी चीज को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। बेसिकली जब लोगों के अंदर एक डर का माहौल बैठ गया
कि यार सेंट्रल बैंक अब बॉन्ड परचेज नहीं करेगा, तो इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? इन्वेस्टर्स सोचेंगे यार शिट, अब क्या करें, अब तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, वो सोचेंगे यार और बॉन्ड सेल करते हैं। तो कहीं ना इससे दिक्कत जो आई उसी को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यूपीएससी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये बोलेगा कि टेपर टेंट्रम हमारा न्यूज में था, आखिर ये क्या है या किस चीज के साथ लिंक करता है। तो ये बातें आपको टेपर टेंट्रम के रिगार्डिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ ये भी पता लग गया कि किस तरह से इंपैक्ट आता है फेडरल की जो भी चीजें होती हैं उसका इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूएनसीएसी। सर ये क्या है यूएनसीएसी? देखो, दिस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है सर, नाम से थोड़ा लग रहा है कि करप्शन के अगेंस्ट में एक कन्वेंशन है, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में कुछ काम होने वाला है ना? बात बिल्कुल ठीक है। तो दरअसल में ना इसके 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के। तो 2003 के अंदर मैक्सिको के अंदर इसको यहाँ पे साइन किया गया था, तो अब 2023 के अंदर यहाँ पे इसको 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बात आपको समझनी है, क्या समझनी है? कि सर टोटल इसकी ना 190 कंट्रीज इसकी पार्टीज हैं। एक दिमाग में आएगा, सर क्या इनमें इंडिया भी आता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल आता है, कोई डाउट ही नहीं है। एंड साथ ही साथ ये दुनिया की ना, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। ये सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को ओनली वर्ड आ गया, आपको लगेगा शायद ये बात गलत हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। ये लीगली बाइंडिंग है, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना? दिस इज लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर काम क्या है? देखो काम इसका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी हमें करप्शन देखने को मिलती है आपकी, आप ब्राइबरी करते हो, ठीक है ना? या फिर करप्शन को ना एक्चुअली, करप्शन को सिर्फ पैसे की टर्म्स में मत देखो। करप्शन का मतलब ये भी होता है कि लेट से मैंने अपने दोस्त को मेरी कंपनी में लगवा दिया, हालांकि वो उतना टैलेंटेड था नहीं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ करप्शन। बेसिकली आपने अपनी पोजीशन का मिस यूज किया, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने दोस्त को लगवा दिया तो गलत किया। दोस्त समझो इस बात को, मैं कहने का मेरा पॉइंट है कि मान लो यहाँ पे दो कैंडिडेट्स थे, पहला कैंडिडेट ज्यादा टैलेंटेड था, मतलब मेरी कंपनी के लिए ज्यादा बढ़िया था, दूसरा पर्सन कम था, पर क्योंकि ये दूसरा बंदा मेरा भाई निकला, मेरा दोस्त निकला, तो मैंने इसको रख लिया। ये होता है करप्शन। करप्शन का मतलब ये नहीं है कि मेरा मेरा दोस्त मेरी कंपनी में आ गया, नहीं, पर मेरा दोस्त बिना किसी टैलेंट के मेरी कंपनी में आया, क्योंकि मेरी पोजीशन का मैंने मिसयूज कर लिया, दैट इज नोन एज करप्शन। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ना इसमें अलग अलग तरह की जो करप्शन होती हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे उसके कवर किया जाता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना डेफिनेशन ऑफ करप्शन वो नहीं गिवन, ठीक है ना? हमने जरूर बोल दिया कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के करप्शन को इंक्लूड करते हैं, पर डेफिनेशन ऑफ करप्शन इज नॉट गिवन अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी कोशिश रहती है कि मिलकर डिसाइड करें कि कैसे आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जा सकती है। करप्शन की जो हमारी बॉडीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी आप जानते हो सीबीआई है, सीबीसी है, ये सारे कहीं ना कहीं काम करते हैं फॉर टेकिंग और टैकलिंग द करप्शन। तो इस तरह से इन एंटी करप्शन बॉडीज का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बने, क्या मेजर लिए जा सकते हैं, क्या लॉ इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसके द्वारा यहाँ पे देखी जाती हैं। तो आई होप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करने थे, बट कुछ क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने जो मैंने आपको पिछली बार होमवर्क दिए थे। जैसे एक क्वेश्चन था आपका ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे आप इमेजिन करो, जैसे मुझे पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको भी पैसों की जरूरत हो सकती है, बिल्कुल। तो एक तरीका उसके पास क्या है? उसके पास एक तरीका है टी बिल्स इशू करने का, यानी कि ट्रेजरी बिल्स को इशू करने का। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टी बिल्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? कम समय के लिए, और डेट का एक जरिया है, बेसिकली आप उधार ले रहे हो, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस इज इशूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता, ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलग अलग आपकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, मतलब लेस देन 1 ईयर होता है बेसिकली। तो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के अलग अलग फॉर्म्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
यहां पर क्या होता है ना, जो भी आपका ट्रेजरी बिल होता है दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। इशूड एट अ डिस्काउंट मतलब, यहां पे मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। मान लो जैसे इस पर्टिकुलर कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, तो जब आप इसको खरीदोगे ना तो आप 100 का नहीं खरीदोगे, आप इसको खरीदोगे 95 रुपए का। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या, आज आपने 95 रुपीज सरकार को दे दिए, फिर लेट से 182 डेज के बाद जब आप सरकार के पास वो कागज का टुकड़ा लेके जाओगे तो सरकार आपको कितने देगी, 100 रुपए। तो हुआ पता क्या, ये 100 रुपए का कागज का टुकड़ा आपने 95 रुपए में ले लिया। इसको बोलते हैं इश्यू डाटा डिस्काउंट। डिस्काउंट है ना, मतलब 100 रुपए वाली चीज आपने 95 में खरीद ली, इस वजह से बोलते हैं इश्यू डाटा डिस्काउंट। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, बस वही चीज है कि डिस्काउंट के ऊपर आपको चीज मिल गई है, तो इस वजह से आप वही अर्निंग करोगे। ठीक है, बाकी आप इसको किसी और के साथ ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ, क्योंकि आरबीआई सारी हैंडल करता है इन चीजों को, तो ये चीज भी आरबीआई हैंडल करता है। तो यहाँ पे आप समझना, यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज हैंडल करता है पर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करता। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। यहाँ पे देखो, जनरल गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, यहाँ ट्रेजरी बिल्स की बात नहीं कर रहा। ट्रेजरी बिल तो स्टेट गवर्नमेंट इश्यू नहीं कर सकती। तो जो पहली बात जो कह रहा है ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं काम करता आरबीआई, ऐसा नहीं है। आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट है, स्टेट का भी सेंटर का भी। तो पहली बात गलत हुई। दूसरा कह रहा है टी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरा कह रहा है कि ट्रेजरी बिल और इशूड एट डिस्काउंट, ये बात भी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्चुअल में सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट बनेगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। उसी तरह से एक और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था विद रिगार्ड्स टू पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक क्या होते हैं? देखो, पेमेंट बैंक जैसे आपने पेटीएम पेमेंट बैंक सुना होगा, आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक सुना होगा, जियो पेमेंट बैंक आता है, फिनो पेमेंट बैंक आता है। ये सारे अलग अलग तरह के पेमेंट बैंक होते हैं। अच्छा ठीक है सर। अब यहां पर पता क्या होता है, इनके कुछ अलग काम होते हैं। अलग काम किस तरह से? देखो यहां पर ना इनका काम क्या होता है कि आप ना लोगों के अंदर कुछ तरह की सेविंग्स, स्मॉल स्मॉल जो सेविंग्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करो। काम इनका मेजरली वो रहता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं इस तरह से, ये डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं पर ये क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं इशू कर सकते? देखो क्योंकि पेमेंट बैंक ना किसी को पैसा उधार नहीं दे सकते, दे कैन नॉट लेंड मनी। अच्छा, अब क्योंकि पैसा लेंड नहीं कर सकते और क्रेडिट कार्ड क्या है, वो एक लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट ही तो है, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर पाएंगे। और डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए। इसके साथ ही आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये लैंड नहीं करते किसी को, तो इनके ऊपर जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब पैसा देना ही नहीं है किसी को तो प्रायोरिटी सेक्टर की बात कहां पे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स that are owned and controlled by resident are allowed to be promoters of payment bank। yes that is correct। दूसरा कह रहा है पेमेंट बैंक दोनों इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। तीसरा कह रहा है पेमेंट बैंक लैंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो गए जो हमने पिछली बार हमने आपको होमवर्क दिए थे। आज का आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन ये रहेगा, ये एफआरपी के रिगार्डिंग कि फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस कौन अप्रूव करता है। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा इनमें से कौन से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि देख पाएं कि कितनी आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।